नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। ऋषिकेश एम्स में भर्ती विनय त्यागी की मौत हो गई है। गैंगस्टर विनय त्यागी की 3 दिन बाद मौत हुई है। एम्स में वेंटिलेटर पर था गैंगस्टर विनय त्यागी। जेल से कोर्ट ले जाते समय बदमाशों ने फायरिंग की थी विनय त्यागी पर। विनय त्यागी को हमले में 4 गोलियां लगी थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सुभाष त्यागी पर हमला करने का आरोप लगाया है। देहरादून में चोरी के केस में जेल में बंद था विनय। गैंगस्टर विनय त्यागी की 3 दिन बाद मौत हो गई है। एम्स में वेंटिलेटर पर था गैंगस्टर विनय त्यागी। जेल से कोर्ट ले जाते समय फायरिंग की गई थी। 4 गोलियां लगी थी विनय त्यागी को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रजनीश दीक्षित ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? सुभाष का क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए पूजा मोहन पांडे, मैं आपको बताऊं कि गैंगस्टर विनय त्यागी, जिसपे 3 दिन पहले यानी कि बुधवार को दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर हालत में उसको एम्स में एडमिट कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पे था विनय त्यागी गैंगस्टर। आज सुबह 7 बजे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जो हमलावर थे, शुरुआती एफआईआर 307 की दर्ज हुई। अब उसकी मौत के बाद धाराओं को तरमीम किया जाएगा और हत्या यानी कि 302 में आगे की कार्रवाई होगी। आपको बताएं, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ था। इस गैंगस्टर के ऊपर जो हमलावर थे, उन्होंने खाकी को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े, वहां जाम लगा हुआ था, पुलिस अपनी टाटा सुमो की गाड़ी से गैंगस्टर को लेकर पेशी पर जा रही थी, तभी घात लगाकर बाइक सवार हमलावरों ने पुलिस अभिरक्षा में मौजूद विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 से 4 गोलियां उसको लगी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके वाइटल पार्ट्स में गोली लगने की वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसको लेकर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। और आज उसने वेंटिलेटर पर 7 बजे एम्स में दम तोड़ दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताएं, जो विनय त्यागी गैंगस्टर है, इसका पैसे के लेन देन को लेकर एक सुभाष त्यागी है, वो भी अपराधी है, उससे एक विवाद था। उसको लेकर ये पहले जेल में बंद रहे, कभी इन लोगों का आपस में विवाद चलता रहा है। उसके बाद उसने जो पुलिस अभिरक्षा में, चूंकि उसने सरेंडर कर दिया इस हत्याकांड को करने के बाद, वो पुलिस को जो बयान दिया है सुभाष त्यागी गैंगस्टर ने, उसने बताया कि विनय त्यागी से पैसे के लेन देन को लेकर एक विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उसने हत्या का षड्यंत्र रचा और इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। आपको बताया, ये पूरी घटनाक्रम कई सवाल खड़े करती है। उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ की कानून व्यवस्था के साथ जिस तरीके से दिन दहाड़े खाकी को खुली चुनौती देते हुए फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, ये बड़ा सवाल था। आखिर क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब पुलिस ने अगर मौके पर दिया जाता, तो आप समझिए कि ये जो 2 भागते हुए हमलावर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी समय या तो ढेर किए जा सकते थे या अरेस्ट किए जा सकते थे। बहरहाल पुलिस का कहना यही है कि वो लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे बदमाशों की धरपकड़ को लेकर, जिसके बाद ये 2 बदमाश पकड़े गए। अब इन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। और विनय त्यागी के परिजन, पूजा मैं आपको बताऊं, उनका सीधा सीधा आरोप है, एक और जब ये घटना घटी तो उनका कहना है कि खाकी की लापरवाही है, दूसरी ओर वो सफेद कोट यानी कि चिकित्सक के ऊपर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सही ढंग से इलाज किया जाता तो विनय त्यागी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब परिजनों के आरोप के अलावा जो पुलिस की पड़ताल है, वो देखना है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव सुदृढ़ हुई। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहा। नैतिक मूल्यों और लोक कल्याणकारी आदर्शों का प्रेरक उदाहरण हमेशा से वो बने रहे।
तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती पर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें नमन भी किया है। लिखा कि नित्यानंद स्वामी के दूरदर्शी नेतृत्व, सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण ने उत्तराखंड की प्रशासनिक नींव को सुदृढ़ किया। उनका जीवन सार्वजनिक सेवा, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण है। तो चलिए सीएम धामी के एक और सोशल मीडिया एक्स पर नजर डाल लेते हैं। आज सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया। उन्होंने लिखा, साहस, बलिदान और धर्मनिष्ठा के पर्याय, खालसा पंथ के संस्थापक और सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कोटि कोटि नमन। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और समर्पण का प्रतीक है। उनकी शौर्य गाथा ये शिक्षा देती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ अन्याय के खिलाफ निर्भीक होकर संघर्ष करने की शक्ति देता है। तो साहस, बलिदान और धर्मनिष्ठा के पर्याय हैं खालसा पंथ के संस्थापक और सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी। उनके प्रकाश पर्व पर कोटिशाह नमन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और इस बीच उनके जीवन चरित्र को संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और समर्पण का प्रतीक भी बताया है। उनकी शौर्य गाथा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी शौर्य गाथा शिक्षा देती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर संघर्ष करने की शक्ति देता है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे उत्तराखंड सरकार डॉक्टर कदम सलाहकार HRD मंत्रालय भारत सरकार श्री मुखर्जी, गीता खन्ना और इस कार्यक्रम का संस्थापन करने वाले अध्यक्ष और इसके संस्थापक श्री नीरज पावड़ी जी, सुनील जी और सभी आए हुए हमारे पूरे अनेक देश भर के अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, ऐसे आप सभी महिला बहनों का और संस्थानों के हमारे सभी प्रतिनिधियों का स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनों का
मेरे वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की विशेष पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। इन शिविरों के जरिए सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह ने कहा कि इन कैंप्स का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और जिसकी पुष्टि खुद आंकड़े कर रहे हैं। ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षानुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। देहरादून हवाई अड्डे पर हुई सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह ने की है। मौके पर डोईवाला विधायक सहित तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया है और इस बैठक में हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने पर चर्चा हुई। हवाई पट्टी का विस्तार के दौरान प्रभावितों के हित को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कई बिंदुओं पर सभी सदस्यों ने सहमति जाहिर की है। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में आयोजित विंटर कार्निवाल इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट घोल रहा है। मॉल रोड पर लगे फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से बने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की खूब धूम है। देश विदेश से आए पर्यटक पहाड़ी स्वादों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उन्होंने फूड स्टॉल्स का उद्घाटन करते हुए अवलोकन किया है और कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को रोजगार के अवसर भी देते हैं। देखिए, इस कार्निवाल के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति, हमारी कला, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, उसका प्रचार प्रसार कार्निवाल के माध्यम से होता है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्मों के द्वारा फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगाया गया, जिसमें हमारे पहाड़ के परंपरागत भोजन उसमें परोसे गए हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे परंपरागत वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने लाभदायक है कि आज हर व्यक्ति मिलेट्स की ओर जा रहा है, श्रीअन्न की ओर जा रहा है। उसके बनाए हुए पकवान यहाँ पर किए जा रहे हैं। मंगलौर के जिला सहकारी बैंक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला सहकारी बैंक के लॉकर से सोने के कड़े पीतल में बदल गए। घटना के बाद बैंक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बैंक के उप महाप्रबंधक का कहना है कि ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बैंक के लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, जिसमें एक चाबी बैंक के पास तो दूसरी उपभोक्ता के पास मौजूद रहती है। अब पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा कि सोने के कड़े पीतल में कैसे तब्दील हुए। सहकारी बैंक में 2021 में अकाउंट खुलवाया था। उसके बाद मेरी लास्ट विजिट यहाँ पे 2022 में हुई थी, मई में, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं गोल्ड रख के गई थी अपना, और यहाँ पित्तल मिला है मुझे बैंक में। ये बैंक वालों ने मिलके फ्रॉडगर्दी करके ये मेरी चीजें गायब कर दी यहाँ से, और अब बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्या लॉकर नंबर था आपको? मेरा 64 लॉकर नंबर था मेरा। कब आए थे आप?
मैं पहले आई थी मई 2022 में, उसके बाद में आज आई हूँ। आपने लॉकर खोला? लॉकर मैंने जैसे ही लॉकर खोला, मैंने अपना सामान चेक किया तो ये चूड़ियां मैंने हाथ में ली। मैंने हाथ में देखते ही मेरा सिर घूम गया एकदम से कि ये पित्तल की इन लोगों ने रख दी। मैंने सुनार के यहाँ भी पुलिस वाले भैया साथ गए थे, इनको टेस्ट करा के लेके आई। ये पित्तल की चूड़ी उन्होंने भी बताई और मेरे को हाथ में लेते ही पता चल गया अपनी चीज का। जैसा कि अभी हमें मैनेजर ने वहाँ रुड़की फोन करके बुलाया कि पुलिस आई हुई है और यहाँ सर आप आ जाओ, तो आज स्टाफ भी, मैनेजर भी छुट्टी पे है, दूसरे भी अकेले 2 आदमी थे यहाँ। तो जैसा कि बताया कि मैंने भी महिला से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लॉकर मुझे बंद मिला अपना। तो अब लॉकर में तो बैंक के लॉकर में क्या रखा होता है क्या नहीं रखा होता है ये तो कस्टमर को ही पता होता है। बैंक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बैंक तो अपनी चाबी लगा के बाहर आ जाता है। कस्टमर की चाबी से ही वो लॉकर बंद होता है और कस्टमर की चाबी से ही वो दोनों चाबियों से खुलता है। तो सर क्या इस तरह से अभी कुछ भी कहना, अभी ये तो FIR मैडम जैसा कह रही है कि मेरे सोने के कंगन थे और वो पीतल के हो गए, इस बारे में तो कहना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने ये मंगलोर में सहकारी बैंक में 2021 में अकाउंट। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरशद जुड़ गए हमारे साथ में। अरशद हुसैन संवाददाता हैं रुड़की से। अरशद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि मंजू एक महिला ने आरोप लगाया है कि इसने 2021 में जिला सहकारी बैंक मंगलौर में अकाउंट खुलवाया था। उसी दौरान इसने यहाँ पर एक लॉकर भी लिया था, जिसके चलते अपना सामान इस लॉकर में वो रखती थी। अब 3 साल बाद वो अपने बैंक पहुंची तो वहां पर उनके और जेवर तो सही थे, पर अगर बात की जाए तो सोने के कड़े जो है पीतल में तब्दील हो गए। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद बैंक कर्मियों सहित तमाम पुलिस प्रशासन में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा और पूरी पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि महिला की तरफ से तहरीर देने की बात भी कही गई है। वहीं अगर बात की जाए तो बैंक के जो महाप्रबंधक हैं वो इस बात से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बात की जिम्मेदारी बैंक की नहीं, क्योंकि बैंक की 2 चाबियां होती है, जो एक बैंक के पास होती है और दूसरी उपभोक्ता के पास होती है। तो दोनों ही चाबियां खोलने के बाद लॉकर खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अरशद जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल ये क्वेश्चन तो है कि कैसे एक ग्राहक का सामान अपने आप पीतल में तब्दील हो सकता है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।